बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक़ काकड़ साहब अमरीका के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से 22 सितंबर को खिताब करेंगे। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हमने मुस्लिम लीग नून से किया था, जबकि IMF ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर इजहार तशवीश करते हुए रिपोर्ट मांग ली है। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने बयान पे वजाहत देते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा था वो हमने मुस्लिम लीग नून से किया। क्या इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है जो हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं, या फिर ये आम रिवायती बयानात हैं? नहीं, इंतखाबात की तरफ तो मुल्क जा रहा है, तो अब वो इंतखाबात कब होते हैं? जनवरी फरवरी, ठीक है, ये सुनने में आ रहा है, लेकिन इसमें जो है वो हतमी फ़ैसला शायद सुप्रीम कोर्ट ही करे, क्योंकि जो आरिफ अलवी साहब की तारीख़ है और जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो जो है वो अलग अलग है। मुझे मतलब है कि अभी तक हमारे सामने नहीं आया मौक़िफ़, कोई एक मौक़िफ़। तो इलेक्शंस की बस तरफ जा रहे हैं, तैयारियां भी सारी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो दूसरी तरफ जो ऑपरेशन जारी हैं, जिसमें अब जो कच्चे का इलाका है सिंध का और पंजाब का, ये दरिया सिंध के साथ साथ जिसको होता है ना, जहाँ यानी पानी भी है और दरख्त भी हैं और लोग नहीं हैं, तो वहाँ पर फिर ये एक प्रॉपर ये गिरोह बने होते हैं और वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो छोटे छोटे माफियाज़ हैं और बड़े बड़े माफियाज़, उनके ऊपर भी ऑपरेशन शुरू है। और आज जो है वो IMF ने डूमोर का है जी, और ये डूमोर बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा है कि जी ये जो पेट्रोलियम की स्मगलिंग है इसको ख़त्म किया जाए, और ये देखा जाए कि जी पाकिस्तान देखे कि स्मगलिंग उनकी कैसे हो रही है पेट्रोल की। तो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में स्मगलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये पेट्रोल की स्मगलिंग को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो इसके ऊपर मतलब सख्ती, हाँ, ताकि अवाम के ऊपर सारा बोझ ना डाला जाए और ये देखा जाए कि पेट्रोलियम की स्मगलिंग जो है वो कैसे हो रही है। और अब फ़ाइज़ साहब जो हैं, कल उनका पहला जो फुल कोर्ट बैठा, और उसके बाद जो है वो उस पर मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड अगर कहा जाए किसी मामले को, कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया कि भाई देखा कि अदालत इस तरह चल रही है, और उसमें मतलब ये भी खबर आई कि शायद कुछ जज साहिबान को उसमें यकीनन एक अजब सा एक मामला पहली दफ़ा हो रहा है, तो उनके कुछ रिजर्वेशन होंगे, लेकिन बहरहाल वो उसका तासुर बड़ा अच्छा गया। और ये एक बात जो पहले भी मैंने कही थी और पहले भी हम करते रहे हैं और दोबारा ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है फ़ाइज़ साहब को, उनको ज़रा एक तो ये कि पिछले चंद महीने या चंद रोज़ या चंद साल कह लें आप, जो भी देते हैं, वो बड़े तल्ख गुजरे हमारी अदालत के हवालों से भी, और हमारे जो मतलब अदालतें भी बहुत ज़्यादा सियासी मामला जब अदालतों में चले जाते हैं तो फिर वो बहुत ही गड़बड़ वहाँ पैदा होती है। तो बहुत ज़्यादा अगर तवक्कुआत तो रखें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ये समझें कि जी 2 दिन के अंदर 4 दिन में सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, सिमत ठीक होनी चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए। तो एक तो कल हमने ये देखा कि वो तकसीम का तासुर, इख्तलाफात वगैरह हुए, लेकिन तकसीम का तासुर जो है वो बिल्कुल बहुत हद तक फ़ाइज़ साहब ने ख़त्म कर दिया, तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने मुशावरत की और उसके बाद वो, और मेरा ख़्याल है कि फ़ाइज़ साहब जो हैं वो इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो अपनी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो डोमेन है अदालत की, उसमें ये यानी जो बाकी जज साहिबान हैं उनसे भी हम इल्तिजा कर सकते हैं, और फ़ाइज़ साहब के बारे में तो हमें इल्म है
कि वो यकीनी बनाएंगे इस चीज़ को कि मतलब ये जो तकसीम और इख्तलाफात और ये वेबसाइट के ऊपर ख़त और जो उनके साथ होता रहा माजी में, तो वही इस रवायत को ख़त्म करेंगे जो कि अदारा मुल्क का अहम तरीन अदारा किसी भी माशरे में वो वहाँ की अदलिया होती है। बेशक। और अदलिया के पास इतनी पावर्स हैं कि अदलिया अदालत जो है लोगों को अगर अपने हुक्मरानों से या बाहमी झगड़ों से या इवन अपने जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे भी अगर कोई शिकायत हो तो भी वो अदालतों को रुजू करते हैं। अब देखिए ना, जब एक्सटेंशन का मामला था तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट में ही गया था ना, तो बात यह है कि ये अदालत की जो तकरीम है और उसका ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और एक बड़ा अच्छा आज काम हुआ और वो ये हुआ कि जो इस हफ्ते जो केसेस हैं, क्योंकि देखें कल जब ये स्टार्ट हुआ और ये हमेशा से ही होता रहा कि लोगों की भी तवज्जो जो है वो सारी की सारी उस बात में होती है कि जी फ़लाने जो सियासी मामलात हैं उसमें क्या किसने क्या किया, किसको क्या हुआ क्या। और उसमें जो कल भी एक बात उन्होंने कही कि शायद पता नहीं 1 घंटे का उन्होंने कहा था कि कितने केसेस उसमें बढ़ गए हैं, ये जो टाइम ज़ाया हो रहा था बीच में बहुत ज़्यादा दलाइल वगैरह में, वो ज़रूरी भी थे। लेकिन यह है कि उसमें जो आम मुकदमात हैं लोगों के जो असल में साल साल इंतज़ार करते हैं, फिर उनको तारीख मिलती है, फिर अगर वो मुकदमा उस दिन तारीख निकल जाए फिर वो ख्वार होते हैं कि किसी तरह में अगली तारीख मिले, वो कई महीनों की मिले, कब की मिले, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए मामला हमारा। तो जज साहिबान भी जो है ना उनको भी यकसुई के साथ वो केसेस देखने होते हैं, लेकिन वो यकसुई जो है वो उस वक्त उनकी क्योंकि वो सियासी मुकदमात का इतना ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि वो जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों की जायदादें, उनके मुस्तकबिल, वो आम जो इश्यूज़ हैं ना वो एक तरफ चले जाते हैं और सारी तवज्जो जो है वो जनाब चली जाती है सियासी मुकदमा। तो एक बड़ा ज़बरदस्त जो आज मैंने देखा है वो बहुत अच्छा लगा कि इस तमाम हफ्ते जो है कोई सियासी मुकदमा नहीं सुन रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान जो हैं वो जितने बेंच बने उन बेंचेस में जो आम असल में नहीं है, हम तो आम कहते हैं ना, वो जिनके मुकदमात हैं उनसे ज़रा पूछे ना, जिनके जायदादों के, जिनके कत्ल के कोई अपीलें लगी हुई हैं, कोई मतलब वो तमाम जो मुकदमात हैं इस हफ्ते वो अवाम के मुकदमात सुनेंगे, अवाम के जो आम इंसान होंगे जो असल में जो तश्कील देते हैं सियासत प्रायोरिटी पे, तो अवाम के ही मुकदमात सारे हफ्ते होता है ना। अच्छा हमारी क्या आदत है यार, कल कौन सा केस लगा, कुछ नहीं लगा, अरे छोड़ो यार क्या तुमने, हालांकि वो जो के लोगों की ज़िंदगियाँ उस पर डिपेंड। तो ये बहुत अच्छा है कि कोई और ऐसा मेरा ख्याल है शायद होना भी चाहिए कि वो 1-2 दिन हम तो मशवरा दे सकते हैं, करना तो अदालत ने ख़ुद, लेकिन 1-2 दिन जो है ना वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसे रखे जाएँ कि वो अवाम के ही हों, मतलब ये मुकदमात ही सुने जाएँ अवाम के, और वो सुबह आधा घंटा 1 घंटा दे के अमूमन ये होता है कि वो फिर बाकी जो है पूरा दिन निकल जाता है वो सियासी मुकदमात में, तो उनको भी सुने। लेकिन ये कि ये जो टाइम बढ़ा दिया ना पूरा ये हफ्ता, और तो ये बहुत अच्छा हुआ, और उसमें वो तेज़ी के साथ मेरा ख्याल है ये एक बड़ी सी रवायत है कि इसमें कोई सियासी मुकदमा ही नहीं लगा हुआ, और इसमें तमाम हफ्ते जो है जितने बेंचेज हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो अवाम के मुकदमात हैं उनको सुनेगी। बाकी जो है वो ये है कि अब नवाज शरीफ साहब के आने की बात चल रही है, मरीम नवाज साहब शायद जा रही हैं उनको उससे पहले जो इंतज़ामात वगैरह करने के लिए लंदन, और बाकी सियासत में कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि अचानक अगली कोई खबर आएगी तो उसके बाद देखेंगे कि सियासी मैदान में क्या होता है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, क्या होता है, क्या हालात पैदा होते हैं, किस तरह जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक होता है ना ज़रा खामोशी सी एक दिन की, कभी कभी हाँ वो ज़रा सुकून भी इतना हिजान बपा है कि, और उसमें अब ये देखना है सिर्फ कि परवेज़ इलाही साहब का मामला और वो जो मियां अब्बास साहब के साहबजादे का मामला जिनका इंतकाल हुआ कल, और वो एक बड़ी दर्दनाक अपनी तस्वीर छोड़ गया। शेख रशीद साहब किधर हैं, उनको आना है सामने, और ये है कि ये ऑपरेशन जो है ये चाहे वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे ये जगह जगह से ये जो वाटर हाइड्रेंट्स और ये और वो और करेंसी और ये सारा ये इश्यूज़ हैं,
चीनी की बोरियां बरामद तोड़ रहे हैं वो जनाब लोग, उसमें से FBI वाले हैं, पता नहीं FI वाले कौन, और वो इतने जनाब चीनी का ज़ख़ीरा, हाँ ये पता नहीं स्मगल करनी थी, ये छुपा के रखनी थी, क्या करना था खुदा जाने। तो ये आने वाले दिनों में, और ये गैस के और ये बिजली के जो उनटे तोड़ रहे हैं सारी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये इसको मेरे ख्याल से जारी रहना चाहिए, इसको कांस्टेंट जारी रहना चाहिए, और इसको रोके ना, क्योंकि ये आवाम के इश्यूज़ हैं, ये प्रॉपर इश्यूज़ हैं। अच्छा, इसमें जो अब दूसरा जो मामला है वो एक बड़ा सुबह से जो खबरों में चल रहा है, हमारी भी और दुनिया भर के में, अब तक तो सारे लोग उसको देख लिया होगा उन्होंने, और वो ये है कि जो मर्डर हुआ है कनाडा में और हरदीप सिंह नेजर का। अच्छा, ये जो है ये अब वहाँ पर मर्डर हुआ, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये अपनी पार्लियामेंट में आके उन्होंने ऐलान किया, और उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले दिनों जब G20 के इजलास में शिरकत के लिए भारत में था, तो मैंने ये बात वहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म से डिस्कस की, और भारतीय वज़ीर आज़म से डिस्कस करने के बाद वो वहाँ पे एक खिंचाव सा नज़र आ रहा था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ मौजूद थे तो ये देखने में आ रहा था कि वहाँ पर शायद जो वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत है वो कुछ खिंचा सा मामला उनके साथ लग रहा था। फिर ये हुआ कि वो कोई ट्रेड काउंसलर वगैरह भी बुला लिए गए, कोई तलखी सी नज़र आ रही थी, लेकिन उसकी वजह जो है वो हम नहीं जानते थे। तो फिर ये इन्होंने कल जो एक तकरीर की तो पूरी दुनिया उस पर हिल के रह गई, और तकरीर उन्होंने ये की कि जी कनाडा की सरजमीन पे हमारे शहरी को, ये चले गए थे 97 में, 45 ईयर्स ओल्ड इनकी उम्र थी, और इनको जून में 9:30 बजे ही अपने गैरेज से निकल रहे थे, तो इनको दो लोगों ने जो निकाब पोश थे इन्होंने वहाँ कत्ल कर दिया था। गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे की जो पार्किंग है वहाँ पे कत्ल कर दिया था, और ये 45 दिन में 3 लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इनके बड़े रहनुमा सिख रहनुमा जो कि खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं, और खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कोई पाकिस्तान बनने से पहले, ये आज़ादी से पहले की तहरीक है, ये एक पूरी तारीख़ है। एक सल्तनत सिखों की थी, फिर उसके बाद वो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुई, फिर मतलब बड़ी इनकी लंबी जदोजहद है खालिस्तान के लिए। अब तो कई चल रही है ना, अब तो मणिपुर भी चल रही है, अब तो उधर वो कुकीज़ अपनी मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, लेकिन ये तो प्रॉपर एक जो है, अच्छा वो भी प्रॉपर है, हम भी खालिस्तान को ज़्यादा देखते हैं, वो भी उनकी भी एक तारीख़ है पूरी जो है ना, सदियों पुरानी। तो वो बहरहाल उस पर अभी करते रहते हैं बात, लेकिन एक इस वक्त जो है, तो अब ये कनाडा की सरजमीन पे कत्ल हुआ। अच्छा, अब ये जो है ये मामला इसलिए बहुत ज़्यादा संगीन हो गया मामला। एक तो ये कि खालिस्तान के कोई 7,70,000 लोग जो हैं, ये यानी सॉरी खालिस्तान के नहीं, यानी जो सिख बरादरी है वो वहाँ पे मुकीम है कनाडा में, पूरी दुनिया में है, और बड़े ज़बरदस्त, एक बड़े ज़बरदस्त जो हैं इनके मतलब ज़बरदस्त लोग हैं, बड़ी कम्युनिटी है, नहीं बरादरी हमारे बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़े और बड़े प्यार मोहब्बत वाले, और बड़े वो यानी अपनी इज़्ज़त के ऊपर भी और प्यार मोहब्बत पे भी। और अभी आप देखें वो वहाँ पर किसानों का के साथ कभी मसला हो जाए, उनके बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन वो चूँकि भारत के अंदर के तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन यह है कि वो जो कनाडा में हुआ है ये मामला ज़रा संगीन हो गया है। उसकी वजह यह है कि एक तो कनाडा जो है वो अपनी जगह एक बड़ा मुल्क है, नेटो का मुल्क है, और G7 में है, G20 में भी है, और वहाँ पर जो है वो 5 आइज़ का भी हिस्सा है। अच्छा, 5 आइज़ ये जो दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम हुआ था, इंटेलिजेंस नेटवर्क था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान, और वो नेटवर्क, उसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब आई थी रिचर्ड केरबच की, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ 5 आइज़, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको पढ़ें।
ये मतलब है कि इसमें एक्चुअली कोई खटपट भी होती रही बीच में, वो दाइश के हवाले से, और वो कोई खातून चली गई वहाँ पे वो। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है 5 आइज़ के हवाले से। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये 5 आइज़ का हिस्सा है कनाडा। तो ये जो तहकीकात हैं ये कोई थाने कचहरी के लेवल पे नहीं है। ये जो तहकीकात हैं उसके लिए उनकी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जी। और वो जो जूडी थॉमस, वो जो हैं वो तशरीफ़ लाई, उनके जो डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी जो भी उनके सर्विसेज हैं उनके सरबराह ये कई दफ़ा पिछले दिनों भारत भी आए खामोशी से। अच्छा। यानी ये अचानक नहीं चीज़ हुई सारी, वो आए और उन्होंने जी उन्होंने पूछा, पब्लिक नहीं किया इसको, उन्होंने पूछा कि उन्होंने शवाहिद रखे। अच्छा, ये एलिगेशन भी नहीं है, ये एलिगेशन, ये इल्ज़ाम नहीं है। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि ये इंडियन जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसको रॉ कहा जाता है उसका ऑपरेशन उन्होंने कत्ल किया। अच्छा, यानी कोई इल्ज़ाम नहीं है, सबूत है। ठीक है ना, सबूत है। और उन्होंने जो है ये सबूत जो हैं ये शेयर किए हैं अमेरिकन के साथ, फिर उन्होंने ये शेयर किए हैं फ्रांस के सदर मैक्रों के साथ, फिर उन्होंने ये शेयर किए हैं बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक के साथ। ठीक है। और ये जो हैं ये बरतानिया भी आई हैं, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये बाकायदा बरतानिया आई हैं ये ऋषि सुनाक से डिस्कस करने के लिए। अब इसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं कि वहाँ पर भी क्या किसी की जान को ख़तरा है या किसी को, और ऑस्ट्रेलिया से भी डिस्कस किए हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आज अक़वाम मुत्तहिदा में वो जो G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है, तो उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ पर आज ये इशू उठाने जा रही हैं। ठीक है। और जो ये जो मामला है ये, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये वहाँ पर पवन कुमार रॉय को उन्होंने, जो कि स्टेशन हेड थे, बड़ा कम ये होता है कि ये पवन कुमार रॉय का नाम, अच्छा, ये वहाँ पे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और ये कल्चर और इस तरह से ये इनकी ये डेपुटेशन पे गए हुए थे। लेकिन इनका जो ख़त है ये मेरे ख्याल से 2018 के कहीं से हमें मिला है। इनका जो एक ख़त है वो है जो 7वीं स्लाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनको ये भेजा था, ये ज़रा दिखाइएगा। हाँ, 2018 में ये श्री पवन कुमार राय एज जॉइंट सेक्रेटरी पर्सनल मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पीरियड 3 साल के लिए भेजा था, फिर एक्सटेंशन हो गई, फिर एक्सटेंशन हो गई। जी। तो ये है जो है ये इनको भेजा था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ये जो है ये वहाँ से गए और वहाँ जाकर ये आज वहाँ से इनको अच्छा, ये बड़ा कम होता है इस तरह से कि नाम लीक कर दिया जाए, तो उन्होंने कनाडा ने मीडिया में इनका नाम भी लीक कर दिया, नाम भी लीक कर दिया और तस्वीर भी ज़ाहिर है फिर ढूंढ ली गई, फिर ख़त भी मिल गया, सब कुछ हो गया। तो ये बड़ा रेयर है। इससे पहले इंडिया के सफारतकार जो हैं वो दुनिया में इस तरह से नहीं हुआ कभी भी कि इंडिया के सफारतकार को किसी को निकाला गया हो। 2019 में यहाँ से हमने माजरत की थी कि यहाँ से चले जाएं, ये जब आर्टिकल 370 अनाउंस हुआ था जी, कश्मीर के हवाले से। लेकिन कनाडा, अच्छा, तो अब ये मामला जो है ये अमेरिका ने भी इसको कंडेम किया है। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने इसको कंडेम किया है और उसके बाद जो है वो साथ ही इसको जो है वो बरतानिया ने भी कंडेम किया है, ठीक है, और साथ ही इसको ऑस्ट्रेलिया ने भी कंडेम किया है। अच्छा, और ये एक बात जो है ये देखें, कुछ अर्से पहले अगर 11वीं स्लाइड हम दिखाएं, ये एक कुछ मामला ख़राब हो रहे हैं ज़्यादा। इंडिया टुडे अगर हम दिखाएं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया और ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर एक जो मंदिर है
उस मंदिर के ऊपर उन्होंने कहा था कि खालिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने सस्पेक्टेड सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने वहाँ पर नुकसान पहुंचाया है, कोई पता नहीं कुछ लगा दिया है ये टेम्पल वॉल्स के ऊपर और गड़बड़ की है, नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया 12वीं स्लाइड जो है वो क्वींसलैंड की पुलिस ये कह रही है कि इसमें खालिस्तान के लोग नहीं थे बल्कि हिंदू हैंड है। सही। ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ, ये हेडलाइन है, ठीक है। वो कह रहे क्वींसलैंड स्टेट पुलिस डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर रही है इन्वेस्टिगेशन इनटू डिफरेंट ऑफ ब्रिस्बेन टेंपल आउटर वॉल व्हिच सजेस्ट दैट दे आर रेडी टू क्लोज दिस मैटर आफ्टर गेटिंग नो मोर लीड्स एंड देयर सीम्स अ हिंदू हैंड सही इन द एंटी मोदी गिरफ्तारी दैट वाज डन ऑन द नाइट, लेकिन ब्लेम्ड ऑन प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स। यानी ये मुझे इसको ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें, यानी खुद किया है। और ये ऑस्ट्रेलिया जो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर बड़े ज़बरदस्त एल्बनी जो है, तो उन्होंने उनसे ये इन्होंने जाके कहा कि हमारे यहाँ पर ये हो रहा है हुआ। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर बहुत टेक केयर करते हैं और हम ये देखेंगे। नहीं जी यहाँ पर ये खालिस्तान के लोग, अब मैं इनको खालिस्तान को प्रमोट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी अजीबोगरीब बात है कि वहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मसला उठाया। हाँ उन्होंने उन्होंने शिकायत की जाती है कि आप ये क्या हमारे मंदिरों पे खालिस्तान के लोग कर रहे हैं और इसे कर रहे हैं। उन्होंने जनाब आज उस फाइल को क्लोज करते हुए ये रिमार्क्स लिखे कि इसके पीछे तो हिंदू हैंड है। और ये कौन कह रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट लग रही है। अच्छा, फिर उसके तो ये जो मामला है, अब ये मामला कहीं अच्छा इन्होंने भी जवाब में निकाल दिया जी। इन्होंने जवाब में एक भेज दिया जो है वो उनके डिप्लोमेट को कि 5 दिन में आप निकल जाए। लेकिन ये हो क्या रहा है अभी? ये बड़ा संजीदा कुछ जो मीडिया है इंडिया का, हमारे कोलीग्स हैं, बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं इनसे। टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं 9 स्लाइड भी देख रहा था तो मुझे तो ये समझ नहीं आया ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इज ऐसे कैनेडा इज इंडियाज न्यू एनिमी नंबर 1। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि ये क्या है, यानी कि एक और हाँ, मतलब नहीं मतलब क्या, मतलब कनाडा अब दुश्मन नंबर 1 हो गया है मोदी सरकार ने। नहीं मतलब है कि क्या कनाडा से लड़ना है अब क्या? मतलब मैं इसको बिल्कुल, और ये कनाडा की बात ये नहीं हो रही, उन्होंने डिस्कस किया इसको अमेरिकन के साथ, अमेरिका ने कंडेम किया, बरतानिया से किया, बरतानिया ने, यानी सब ये प्रॉपर। और वो आज G7 में उठाने जा रहे हैं इस इशू को कि आपने बाहर जो है वो आपकी एजेंसी कत्ल करवा रही हैं अपने मुखालफिन को, और उनके पास जो है वो अच्छा। अब ये देखें, ये मैं उनका CBS जो 4th स्लाइड है, अब इन्होंने जनाब रिजेक्ट कर दिया ना कनाडा का। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये उनका मैं भी यानी इन्होंने तरदीद की। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कोट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया डीपली कंसर्न एज इंडिया रिजेक्ट्स कैनेडाज एलिगेशंस। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब वो कंसर्न है इस बात पे कि इंडिया ने इसकी तरदीद कर दी। और ये कैसे तरदीद कर दी, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई आप जो है वो इस तरह से कहेंगे कि हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। ये मामला जो है ये अब कैसे तो G20 में तो फिर ये मामला बड़ा अजीब सा हो गया। G20 के बाद इसका मतलब ये हुआ, जो एक बात समझी जा सकती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी अरसे से चल रही थी, और ये जो कैनेडियन हुकाम हैं, देखिए वहाँ पर बहुत से लोगों की तरह हमें भी कुछ गुज़रे सालों में सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह को अटेंड करने का मौका मिला है। और कनाडा में जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से उनके बड़े सख्त रूल हैं, बड़े अच्छे रूल हैं। वो जिस ज़माने में ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, मतलब दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। और ये बात जो है एक ज़माना ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब वो 9/11 के बाद एक पूरा दुनिया के अंदर की मुसलमानी दहशत, अब ऐसा वो ख़त्म हो रहा है दौर। अब आपको सफ़ेद इंतहा पसंद जो है वो न्यूजीलैंड की मस्जिद में जाके गोलियां चलाता हुआ नज़र आता है, और फिर वहीं की जो क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर हैं वही इतनी सख्त सज़ा देती हैं कि, और इतना अच्छा सलूक मुसलमानों के साथ उसके बाद वहाँ पे वो इस तरह से देखती हैं कि हम कहते हैं कि यार काश ऐसे मुसलमान हुक्मरान भी हों।
और फिर अमेरिका को भी अब मज़ा आ रहा है, मज़ा उन्होंने भी चखा है। ट्रम्प दौर के अंदर जो सफ़ेद इंतहा पसंद और अजीब किस्म के लोग, जो अजीब एक टोला वहाँ पे निकल के आया है, जो कि जनाब कभी वो कैपिटल हिल पे चढ़ जाता है, कभी वो इधर घुस जाते हैं, कभी इधर, एक पागलों का टोला। अच्छा, मैं उनके सारे जो उनकी पार्टी है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंतहा पसंद है। उनको मैंने पागलों का टोला कहा है, जो कि अजीब, जिनको सजाएं हो रही हैं, जिनको पकड़ के कई कई सालों के लिए अंदर डाल दिए। जो बहुत बड़ी पार्टी है उनकी, उनके कितने प्रेसिडेंट्स गुजरे, में ये रुझान कभी नहीं देखने में आया। तो बात यह है कि ये इसको कैसे इंडिया के लिए तो बहुत सख्त, इसमें से जो निकल के आई ये चीज़, वो तो बड़ी एम्बेरसिंग है G20 में से। और ये इसको अब ये उसका हल नहीं है। अच्छा, उन्होंने फिर आगे से ट्रेडू कह रहे हैं कि आप इसको हमें जवाब दें। अच्छा, ये मामला ऐसा है कि देखिए, अगर इसके ऊपर आप कनाडा के साथ ये मुल्क नहीं खड़े होते, देखें मैंने आपसे कहा ना, ये 7 आई, उनकी अपनी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के प्रूफ्स के साथ वो उनकी खातून घूम रही हैं आने से, कई दफ़ा इंडिया आई हैं वो, फिर बरतानिया, ये पूरा ऐसे ही नहीं हो गया कि वहाँ पे किसी ने वो सियासी बयान दे दिए। उन्होंने मैक्रोन से डिस्कस किया है, उन्होंने बाकी लोगों से डिस्कस किया है। और ये जो बात है, ये बड़ी एक मेरा ख्याल है कि एक ऐसी बात है जो आने वाले दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद ये है कि मतलब कनाडा में या बाकी मुल्कों में, यानी अब ये बड़ी अजीब सी बात हुई है कि इंडिया की जो सरकार है वो वहाँ पे मर्डर करवा रही है, और ये मामला ख़राब हो गया। ये मुल्क पदर के बाद क्या ये जो है बंदा, इसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी दुनिया भर की अदालत में, इंटरनेशनल लॉ? नहीं, ये उनके सफारत अंडर, वहाँ पे इम्यूनिटी तो होती है ना, फिर जब आप भेजते हैं वहाँ पे सफारतकार, लेकिन चूँकि उनके अंडर कवर इंटेलिजेंस हर मुल्क में होते हैं, दूसरे मुल्क के अंडर कवर एम्बेसीज में मिनिस्टर या फर्स्ट सेक्रेटरी या कोई ऐसा किसी ना किसी सेकंड सेक्रेटरी, इस तरह से कहीं ना कहीं पे उनके लोग होते हैं। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर मिलिट्री अटैचीज भी होते हैं, लेकिन साथ साथ अंडर कवर हमेशा लोग काम कर रहे होते हैं। पता होता है, उन मुल्कों को भी पता होता है कि कौन स्टेशन चीफ है हमारे मुल्क में, लेकिन वो नाम जब लिया जाता है तो फिर उसके बाद वो मामला संगीन हो जाता है कि स्टेशन चीफ को नाम लेके आपने वहाँ से भेजा है, तो ये मामला बड़ा संगीन होता है। अच्छा, इससे कैसे निकलना है, ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त इसके ऊपर एक, अभी तो आज इजलास शुरू हो गया है अक़वाम मुत्तहिदा का, और अक़वाम मुत्तहिदा का भी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट बाइडन को हमने सुना भी था। हाँ, प्रेसिडेंट बाइडन से पहले जो है वो ब्राज़ील के जो दिसलवा लूला हैं उनकी स्पीच हुई थी। ब्राज़ील की तकरीर सबसे पहले होती है, ये एक रवायत है कौमी जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असेंबली का इजलास है, पहली स्पीच ब्राज़ील की होती है, वो हाथ खड़ा किया, उसकी एक हिस्ट्री है पुरानी। तो फिर उसके बाद सेकंड जो होती है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की होती है। तो ब्राज़ील की पहली स्पीच हो गई, इनकी दूसरी हो गई। आज जो है वो अब ये इजलास होगा, उसमें ही शाम को मसला फिर उठेगा, G7 के वज़ीर ख़ारजा क्या बयान देते हैं क्या नहीं देते। वो बिल्कुल कनाडा बहुत स्टेट जो है वो बात कर रहा है इस वक्त, और ये जो बात है ये अब कैसे इसको इंडिया देखता है डिप्लोमेटिकली, ये मामला तो ख़तरनाक है। और मैंने आपसे पहले भी कहा, देखें ये बड़ी एक तल्ख तारीख़ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था 1984 में, उसमें उनके जर्नैल सिंह बंदरवाला और ये बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो सिख जो हैं वो लड़े थे कई दिन तक, और बहुत बड़ी तादाद में वो कत्ल हुए थे, कत्ले आम हुआ था, और बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस भी भारत के वो भी जानों से गए थे, और ये गोल्डन टेम्पल में हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसे कहते हैं। और वो खालिस्तान तहरीक उस वक्त जो है वो अरूज पे थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो गोल्डन टेम्पल पे जो है वो ज़ाहिर है कि आ गई सिक्योरिटी फोर्सेस तो आ गई, लेकिन उसका फिर जो आफ्टर शॉक है वो साबिक वज़ीर आज़म भारत की इंदिरा गांधी के कत्ल की सूरत में सामने आया, और उनको उनके बॉडीगार्ड ने जो मार दिया। तो एक बड़ी तल्ख और अलमनाक किस्म की तारीख़ है ये जो और इसमें बड़ा जोश भी है, पुरजोश भी है। ये रेफरेंडम्स हो रहे हैं जगह जगह और आज़ादी की बात हो रही है, लेकिन इसमें कत्ल का फैक्टर होना बाहर और प्रूफ्स देना, और किसी ऐसे मुल्क की तरफ से जो कि 5 आएगा और मतलब नेटो का मुल्क है, G7 मतलब कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, वो ऐसे ही नहीं कि आप उसको नज़रअंदाज करें दुनिया की,
बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। अच्छा, और ये जो उनकी कमाल की बात आपको बताऊं, जोडी थॉमस हैं, ये ज़रा चाइना के बारे में बड़ी हॉक है। अच्छा, चाइना, एंटी चाइना, इनको ये ना बड़े, इनका बड़ा ज़बरदस्त है कि जी वेस्ट की जो इंटरनेशनल ऑर्डर है पुराना वो ठीक होना चाहिए, डेमोक्रेसी, तो चाइना के बड़े अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट बड़ा सख्त इनका व्यू है। तो ये बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी एक नहीं बड़ी ना बड़ी, ये जो है ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड खातून है। अच्छा, तो एक तो मामला ये हो गया। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेलेंस्की पहुंचे हुए हैं। अच्छा, वो ज़ेलेंस्की जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी स्पीच भी आज देखते हैं कि क्या वो बात करते हैं। और उसके बाद जो है वो दूसरी स्पीच जो है वो मेरा ख्याल है कि जो बड़ी यानी वहाँ पे कई मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये है कि जो इसी दौरान जो वाक़यात हो रहे हैं वो बड़े ऐसे हैं कि जिनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। मसलन मिसाल के तौर पर जो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पहुँच गए न्यूयॉर्क, और वो जो हैं वो खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा से। अच्छा, वो खिताब करेंगे फ़ौरन उसके बाद जबकि वो कैदियों का तबादला हुआ है और उनका खिताब भी सुनने वाला होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो उन्होंने वहाँ पर इजलास किया है। मुख्तलिफ खलीजी ममालिक भी उसमें शरीक हुए हैं, और उसमें जो हैं वो बरादर अलम ममालिक, खलीजी ममालिक, ये सारे। और उसके बाद जो है तो उन्होंने ये कहा है कि जो अरब न्यूज़ 20th स्लाइड, वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट क्रूशियल फॉर मिडल ईस्ट पीस। मतलब इससे कम जो है वो बात नहीं होगी, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। यानी वही कि दो, ये पाकिस्तान का भी ये नुक्ता नज़र, ये ज़हन में रखें। अच्छा, इसको टाइम्स ऑफ इसराइल भी कह रहा है, 22nd स्लाइड हम कोट कर देते हैं कि ओनली वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट सेज टॉप सऊदी डिप्लोमेट। मतलब सिर्फ उसी सूरत में मामला हम आगे बढ़ेगा कि जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को दो रियासती सोल्यूशन, पाकिस्तान का भी यही स्टांस है, ये ज़हन में रखेंगे, पाकिस्तान का भी स्टांस है कि फ़लस्तीनी रियासत, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए। और ये उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल ही कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने क्या कह दिया 23 से, वो कह रहे हैं कि यूनिलेटरल एक्शंस जो हैं इंटेंसिफाइंग सबवर्टिंग होस्ट टू स्टेट सोल्यूशन। यानी आप देखें कि वो भी जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी इसमें साथ खड़े हैं कि भाई ये जो है ये मामला 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर तो हल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी दरमियान में खबरें आ रही थी कि वो बिल्कुल एक स्टांस लिया हुआ है, और ये जो बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है बीच में कि सऊदी अरेबिया के, लेकिन सऊदी अरेबिया का वो जो प्रिंसिपल स्टांस है वो सऊदी अरेबिया से पीछे नहीं हट रहा कि फ़लस्तीनी रियासत होगी तो उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। और ये अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने फिर इआदा किया उस स्टांस का। दरमियान में खबरें आ रही थी कि नहीं जी वो ये IMEC बन जाएगी तो ये बन जाएगी, ये ठीक है, बनती रहें सारी चीज़ें, लेकिन फ़लस्तीनी मामले हमारे देखें इंडिया के साथ जो हैं वो बहुत सारी इश्यूज़ पे हमारी उनसे बातचीत होती है, मतलब होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कश्मीर का इशू तो अपनी जगह मौजूद है। जब तक वो रहेगा कश्मीर का इशू, उसका कोई हल नहीं निकलेगा तो ताल्लुकात तो आप भूल जाए ना कि किसी भी तरह से ठीक होंगे। तो इसी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर, ये पूरी दुनिया में आप उसको जो भी कर लें, तो फ़लस्तीन के इशू का अब इशू है अपनी जगह, तो वो है, वो रहेगा जब तक उसको आप हल नहीं करते। जितने मर्जी मुआहदे कर लें, जो मर्जी कर लें, इसी तरह से कश्मीर का इशू अपनी जगह रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला खड़ा हो गया इंडिया के लिए, इंडिया को निकलना है। अच्छा, 2-3 और मूवमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। ये तो हमने बात की थी कि वांग ली रशिया में जी, और जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वो रशिया में हैं। और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है मिडिल ईस्ट से, वो ये हो रही है कि जो बशारुल असद हैं, यानी जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं शाम के, बशारुल असद जो हैं वो हाफिजुल असद के साहबजादे, और बशारुल असद हम जानते हैं कि वो रशिया की वजह से वो अपनी जगह रह गए, क्योंकि एक मरला तो ऐसा आ गया था कि जब बिल्कुल ये हो गया था कि बटन दबा के इनको हिट करो और उड़ा दो, और एक पैरेलल हुकूमत भी बन गई थी सीरिया की, लेकिन उनको अरब लीग में वापस लेकर आया सऊदी अरेबिया, और अरब लीग में उनको वापस लेकर आया कतर, और अरब लीग में वापस लेकर आया उनको ईरान की भी अब सुलह हो गई ना सऊदी अरेबिया से। ईरान तो बशारुल असद के करीब रहा, लेकिन अब बशारुल असद को वापस अरब लीग में आ गए, वो इजलास में शरीक हुए, तो ये सारे मुल्क आपस में मिल गए। लेकिन अब बशारुल असद जो हैं वो 2004 के बाद इस हफ्ते पहली मरतबा चाइना जा रहे हैं।
यानी वो कभी प्रेसिडेंट शी से नहीं मिले। प्रेसिडेंट शी जो है वो उनसे कोई उनकी मुलाकात चाइना में नहीं, 2004 में गए थे और अब वो जो है वो 2023 में जा रहे हैं, यानी प्रीमियर शी जिनपिंग से पहले वो गए थे और अब वो इस हफ्ते जो है वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान एक और वाकया हुआ है, वो ये हुआ है कि ये हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, ये जो निगोर्नो काराबाग आर्मीनिया अजरबैजान, अगर 2 मिनट मिले तो इसको हम कंप्लीट करके फिर आगे चलते हैं। निगोर्नो काराबाग जो है ये इलाका बैनुल अक़वामी तौर पे अगर नक्शा हम देखें तो ये एक इसको दुनिया तस्लीम करती है कि ये जो इलाका है ये अजरबैजान का हिस्सा है। देखिए अगर हम नक्शा दिखा दें 1 मिनट में तो ये मसला ज़रा हल हो जाए। अच्छा, तो इसमें जो है वो ये दरमियान में है और इसमें जो है ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन ये जो है इसको यहाँ पर आर्मीनिया मौजूद है। अच्छा, वो आर्मीनिया जिसकी हिफाजत, जिसने अपना पैक्ट किया हुआ है किसके साथ, रशिया के साथ, वो CSTO का मेंबर है। CSTO जो है उसमें 3-4 मुल्क उसके रुकन है, ठीक है ना, और उसमें जो है आर्मीनिया भी है, उसमें रशिया है, उसमें जो है वो बेलारूस है, ये सारे CSTO हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो रशिया का नेटो कहते हैं छोटा सा, और इसमें जो है ये सारे। अब जनाब आर्मीनिया ने क्या किया कि पिछले हफ्ते आर्मीनिया ने, बल्कि कल आर्मीनिया ने मशकें शुरू कर दी हैं जनाब, ये CSTO के रुकन ताजिकिस्तान, रशिया, काज़ाकिस्तान, और इन्होंने जनाब कर दिया मशकें कर ली आर्मीनिया ने शुरू अमेरिका के साथ, और अमेरिकन एम्बेसी का 13th है ईगल पार्टनर के नाम से एक्सरसाइज शुरू की इन्होंने, और ईगल पार्टनर के नाम से इन्होंने शुरू की एक्सरसाइजेस, और साथ ही जो है वो अजरबैजान, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, अच्छा इसे CNN ने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगाई, इज वन ऑफ द रशियाज ओल्डेस्ट एलाइज स्लिपिंग फ्रॉम क्रेमलिन ऑर्बिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि आर्मीनिया जो है वो रशिया के हाथ से निकल गया, आर्मीनिया चला गया अमेरिका के पास। आर्मीनिया को बचाता कौन रहा है इतने से? रशिया, वो उसके रशिया के इत्तेहाद में है। अब जानो रशिया ने अपनी आंख बंद कर ली, और उसका नतीजा क्या निकला कि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि अजरबैजान से इसके मिलिट्री ऑपरेशन इंटरवेन नगोर्नो काराबाग, यानी वहाँ पे मशकें तो हो गई ना जबरदस्त जो कि होनी थी, और वहाँ पर जनाब आंख बंद की अजरबैजान आर्मीनिया के मामले से रशिया ने कि आप करें अमेरिकन के एक्सरसाइज। मेरे ख्याल से 85 अमेरिकन पहुंचे हुए थे, वही बड़ा ज़बरदस्त था कि आर्मीनिया उस ऑर्बिट से निकल के वहाँ जा रहे हैं जनाब। वहाँ पे अजरबैजान ने और मेरे ख्याल से नगोर्नो काराबाग को, अब चूंकि रशिया सपोर्ट नहीं कर रहा तो शायद वो ले जाए अजरबैजान। पाकिस्तान से इनमें रखें कि तुर्की की वजह से और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ है, तो ये एक और नया सेटबैक। ये मुझे नहीं पता आर्मीनियंस को किसने ही मशवरा दिया था। इंडिया आर्मीनिया को मानता है, हम अजरबैजान को मानते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, उस हवाले से वो चलते हैं, लेकिन ये है कि ये अजरबैजान जो है वो अब ये हो नहीं सकता था जब तक क्रेमलिन अपनी आंख बंद ना करता कि वो 1-2 दिन आंख बंद करके जरा इधर अजरबैजान वापस आके बात करते हैं मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप खत्ते की मामलात पर, और वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म भी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से ख़िताब करने के लिए अमेरिका में मौजूद हैं, और उनकी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किन मौज़ूआत पर ख़ास कर इस दफ़ा पाकिस्तान का नुक्ता नज़र चाहेगा, और मेरा ख्याल है कि उनके साथ जिलानी साहब भी हैं जो हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं, तो पाकिस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू जाना इस सतह पर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदरूनी हमारे जो भी हालात हैं और मामलात हैं, लेकिन ये कि दुनिया में जो है वो एक नुक्ता नज़र के पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बड़ा, आप देखें पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जो बड़ा इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी के लिहाज से, मैं ये बात बार बार ये कहता हूँ बात कि हम खारजा पॉलिसी के हवाले से हम बहुत ठीक बैलेंस हमने किया। अभी वो एक ख़बर चली कि जी वो IMF की, तो मुझे नहीं पता कि हमारे ये वो कि IMF को असला दे दिया हमने, पता नहीं IMF को यूक्रेन के हवाले से। हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रशिया के साथ भी हैं, यूक्रेन के साथ भी हैं। अच्छा इसमें, लेकिन हम जंग में फरीक नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि जंग हो रही है 2 मुल्कों के तो जंग में हम अमन के अंदर फरीक हैं।
यानी रशिया में तेल देगा, रशिया में ऑयल देगा। ये एक अजीब सी स्टोरी आ जाती है दरमियान में उसकी। यानी मैंने तो ये पूछा भी लोगों से, उनके मुख्तलिफ शख्सियात से, यानी पाकिस्तान जो है वो एक फरीक असला नहीं देगा इसमें। और जब आपको पता है कि चाइना मौजूद है, अब सारी दुनिया मौजूद है, कुछ मुल्कों ने एक स्टांस लिया है, ठीक है, और वो लेकिन हमारे यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात है। हम ये बात कर रहे हैं जैसे अरब मुल्कों के हैं, जैसे जो है वो टर्की के हैं, जैसे इंडिया के हैं, कई मुल्कों के हैं, तो हमारे भी वैसे ही दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये है कि हमारी रीजन की पॉलिसी और ये, लेकिन ये जो ये उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारा जो अंदरूनी ये मैन मेड क्राइसिस हैं, जो कि आप देखें ना कि अदालतें के कितना भूचाल एक वपा था। वो कल एक ये ग्रुप बन गए, ये बन गए, वो फाइज ईसा साहब ने इधर भी बात की उधर भी बात की, अब किसको याद कौन क्या रहेगा, आगे अदालतें चलेंगी अवाम के लिए, मतलब देखें ना चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। फिर इसी तरह से जो है ये एक दफ़ा आपने ये ख़त्म करना है। ये देखें बीच में ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि वो इबादुल रहमान साहब रात को वो उनको जनाजे के बाद एक घर में उनको रहना चाहिए था, छोड़ना, जो भी कुछ हुआ, कुछ मामलात को देखना चाहिए हमारे अदारों को, ठीक है। लेकिन यह, और जहाँ क्रिमिनल केसेस हैं वहाँ पर जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, 9 मई के हवाले से हो या बाकी भी हो, लेकिन यह है कि जो ज़्यादती ना हो। और इसमें जो है ये जो करप्शन के ख़िलाफ़, इसमें करप्शन और सियासत को भी अलग रखा जाए कि करप्शन मतलब वो जो बात हो रही है कि सारी सियासत नहीं, ऐसा भी नहीं। वो करप्शन की आड़ में वो लोग जो हर जमात में इब्नुल वक्त किस्म के, उस किस्म के लोगों को, और बाकी जो नैब के केसेस और जो भी हैं सारे से उसको आगे चलें ताकि, और मुल्क जो है आप देखें कैसे ये अदालती बहरान अचानक ख़त्म हो गया। अचानक वो कल एक फुल कोर्ट हुआ और उसके बाद अब आवाम के मामला चलेंगे और ये लोगों की बात होगी और बड़े तरीके से मुशावरत के साथ बेंच बने, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए इसी तरह से आगे निकलना है ना, इसी तरह से ये चीनी वीनी के जो माफियाज हैं ये ख़त्म होंगी। इसी तरह से ये आपने पेट्रोल चोरी का तो IMF कह रहे, वैसे हम खुद भी लगे हुए थे इस पर, क्योंकि आवाम पे तो सारा बोझ नहीं डालना ना कि बदमाशी हर दफ़ा निकल जाए बच के। और फिर ये करेंसी पे रुपया आप देखें जो है उस मजबूत हो रहा है, वो डॉलर के ये इसको नीचे जाएगा। ये भी नहीं कि कोई एक जादू की छड़ी है कि जनाब ने, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होंगी और फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ जो कंटुट्टे बैठे हुए हैं, कोई बिजली चुरा रहा है, कोई ये चुरा रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, इनको पकड़ के एक दफ़ा इनके साथ हिसाब किताब करें। और ये कभी किसी जगह छुप जाते हैं, फिर कहीं से निकल आते हैं, एक दफ़ा इनको बिल्कुल वो कहते हैं ना फ्लैट करें ताकि मुल्क आगे निकले। और इन्हें ब्लैकमेल होने की क्या ज़रूरत है कि जी इतने वो हैं जी, ये इकट्ठे हो जाते हैं, वो जी कभी गंदम चोरी करते हैं, कभी ये चोरी करते हैं। गंदम ये चूहे हैं, ये चूहे हैं ना भाई, गंदम चोरी करते हैं तो चूहे हैं, तो इनको पकड़ के क्या कहूँ मैं अब। तो बात ये है कि इतने इवेंट्स हो रहे हैं, और मैंने आपसे बात की ना कि ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के फड्डे में ये आर्मीनिया के साथ जंगें हो रही थी, तो आर्मीनिया तो CSTO का मेंबर था। तो मैंने बात इसलिए की कि ये जो 16वीं स्लाइड को आप देखें ना, बाकू बिगिंस लोकल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन काराबाग। ओहो हो ये हाँ ताज जो है, यानी ये खबर ये दे रहा है कि भाई आज़रबाईजान ने जो ऑपरेशन शुरू किया है काराबाग में, वो दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू की। रशिया कह रहा है, रशिया आर्मीनिया एक्सरसाइज कर रहा था ना अमेरिकन के साथ, ऑर्बिट से निकल रहा था। तो खबर कौन दे रहा है? तास है रशिया, क्रेमलिन। तो तास कह रहे हैं कि वो उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है शुरू। जी। अच्छा हमारे, अच्छा यानी अब आप देखें ना कि कैसी हाँ, उन्होंने कहा अच्छा जाओ अमेरिका के साथ चलो, वो खामोश हो गए और वो उधर से ऑपरेशन शुरू हो गया। अब वो मुझे पता आर्मीनिया से कहेंगे, अमेरिका से कहेंगे नहीं, अमेरिका तो वहाँ पे मशकें वही करो, वो मशकें रोक के उधर से आज़रबाईजान आ गया। आज़रबाईजान के साथ जो है वो जाहिर है कि टर्की भी है, बाकी अच्छा दुनिया एक्सेप्ट करती है उस नगोर्नो काराबाग को ना, आज़रबाईजान का हिस्सा उसके ऊपर, लेकिन आर्मीनिया से ज़्यादा हैं, तो वो एक पुरानी बिटर हिस्ट्री है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुल्कों के दरमियान सुलह हो जाएगी, ये मामला जो है वो मजीद कुछ जंगें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अमेरिकन भी बीच में कोशिश कर रहे थे वैसे सुलह करवाने की, लेकिन वो दरमियान में आर्मीनिया में पहुंचे तो साथ ही रशिया ने कहा कि आज़रबाईजान तो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं दोनों काराबाग में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।